नमस्कार दोस्तों। 16 से लेके 20 फरवरी तक हमारे देश में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया था और पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्लोबल साउथ के किसी भी देश में ये एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो आयोजित किया गया है। तो इस समिट में भारत ने कई सारी बातों को सामने रखा है। इस समिट में भारत ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ग्लोबल कॉमन गुड के तौर पे एड्रेस किया है। भारत ने इस एआई समिट में न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स की भी बात की है। तो ये जो समिट रहा ये हमारे लिए कितना सफल रहा, ये किन-किन बातों को आज सामने लाके रखता है और भविष्य में एआई समिट की क्या दिशा हो सकती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में किस तरीके से हमारे आर्थिक विकास को, हमारे देश में समाज को या हमारे जो नागरिक समाज है उसको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, इन सब के बारे में एक हमें रास्ता इस समिट में देखने को मिला है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 जो हुआ तो उसमें भारत ने एआई के प्रति अपने विजन को किस तरीके से दर्शाया है और साथ ही साथ ये समिट कितना भारत के लिए सफल रहा और पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में जो भी बातें चल रही है उसको किस तरीके से दिशा देगा। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों ये एआई इम्पैक्ट पे मेरी तीसरी वीडियो। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी कि एआई इम्पैक्ट समिट भारत में जब आयोजित होगा तो ग्लोबल साउथ का जो पहला एआई सम्मेलन है ये कैसे ग्लोबल साउथ में या हमारे देश में या जो ग्लोबल साउथ के कम विकसित देश हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा आगे लेके जाएगा, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो ग्लोबल साउथ के दूसरे अविकसित देश हैं या कम विकसित देश हैं उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। फिर इस इम्पैक्ट समिट में जो भारत का अपना एक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक वॉइस एरा को बनाया गया था, मैंने उसके बारे में भी आपसे एक सेपरेट वीडियो में बात करी थी। तो आज के सेशन में हम इस पूरे एआई इम्पैक्ट समिट के ओवरऑल प्रभाव के बारे में बात करेंगे और भारत की इस समिट के दौरान क्या दृष्टि रही है, भारत ने अपना विजन एआई के प्रति क्या है, इस बात को किस तरीके से सामने रखा, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम भारत का एआई के प्रति क्या दृष्टिकोण इस समिट में रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी खतरे के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के अवसर के रूप में देखा है। भारत ने इसे फॉर्च्यून एंड द फ्यूचर के रूप में देखा है। भारत इसको खतरा नहीं मानता। भारत का यह मानना है कि एआई जो है वो मानव इतिहास में एक ऐसा परिवर्तनकारी क्षण है जो हमारे भविष्य की दिशा को बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करेगा और इसलिए इसको जिम्मेदारी से आकार देना बहुत जरूरी है। भारत ने एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के तौर पे देखा है। दरअसल कुछ देश या कुछ कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही सीक्रेटली अपनी संपत्ति मानती है। लेकिन भारत का दृष्टिकोण एआई के संदर्भ में यह है कि एआई मानवता के हित में खुला होना चाहिए, एआई साझा होना चाहिए और एआई सहयोगात्मक होना चाहिए। तो ओपन सोर्स विकास से विश्व भर के जो युवा नवाचारक हैं उनको इस एआई समिट में भागीदारी का अवसर मिलेगा, माफ कीजिएगा, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भागीदारी का अवसर मिलेगा और इससे एआई और ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा और ज्यादा प्रभावी बन सकेगा। दरअसल मैं आपको बताऊं कि इससे पहले के जितने भी एआई समिट हुए हैं उसमें एआई को कंट्रोल करने पे बात की गई थी कि एआई के जो नकारात्मक प्रभाव थे उस नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जाए। लेकिन जो भारत में अभी एआई समिट हुआ है उसमें एआई के इम्पैक्ट पे बात की गई है। पहली बार एआई को एक अवसर के रूप में किसी भी देश ने देखा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ कॉर्पोरेट या कुछ देशों तक सीमित ना रखकर एक वैश्विक सार्वजनिक सार्वजनिक संपदा के रूप में विकसित किया जाए, ये भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति एक दृष्टि है। तो इसको आपको समझना है। फिर इस समिट में भारत ने एक मानव फ्रेमवर्क की बात की है जो कि भारत का एक अपना एआई शासन मॉडल है। अब ये जो मानव है MANAV, इस सब का अपना अलग अलग मतलब है। जैसे M4 है मोरल और एथिकल सिस्टम, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और इसका उपयोग उन सारे नैतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, उन मानवीय मूल्यों के आधार पर होना चाहिए जो कि हमारे समाज में प्रचलित हैं। इसका कोई नॉन एथिकल यूज नहीं होना चाहिए, इसका कोई नॉन मोरल यूज नहीं होना चाहिए। फिर A स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रणालियां हैं उसके संचालन के लिए जो भी नियम है वो पारदर्शी होने चाहिए। एक उत्तरदायी संस्थागत ढांचा होना चाहिए और साथ ही साथ एआई किस तरीके से काम कर रहा है, अगर कोई एआई का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर एक प्रभावी निगरानी तंत्र भी होना चाहिए ताकि जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अकाउंटेबल बनाया जा सके और हमारे देश में गवर्नेंस भी अकाउंटेबल हो सके। एन से नेशनल सोवेरेंटी, यानी कि डेटा का जो स्वामित्व और नियंत्रण है वो उसी व्यक्ति, उसी समुदाय या उसी देश के पास रहना चाहिए जिसने उस डेटा का सृजन किया है। दरअसल भारत हमेशा से डेटा के स्थानीयकरण की बात करता रहा है। हमारे देश में बड़े-बड़े डेटा सेंटर को भी स्थापित किया जा रहा है। आपने ग्रेटर नोएडा, माफ कीजिएगा, नोएडा में सुना होगा कि बहुत बड़ा डेटा सेंटर हमारे देश का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हमारे देश में खुल रहा है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत हमेशा से डेटा के स्थानीयकरण पे जोर देता रहा है और इस एआई समिट में भी भारत ने अपने मानव फ्रेमवर्क के दौरान डेटा के स्वामित्व और नियंत्रण के स्थानीयकरण की भी बात की है। ए फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। एआई का विकास ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ कंपनियों या किसी देश के एकाधिकार तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारे समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे वो अनपढ़ हो, सभी वर्गों के लिए एआई का जो विकास है वो सुलभ रहे और एआई समावेशी बन सके। और लास्ट में मानव में जो वी है, वी स्टैंड फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी जो भी एआई आधारित निर्णय और अनुप्रयोग हैं वो कानून के अनुसार होना चाहिए। उनको इस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए कि उनका सत्यापन किया जा सके और साथ ही साथ एआई के आधार पे जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो विश्वसनीय होने चाहिए। तो ये जो मानव फ्रेमवर्क है, ये मानव फ्रेमवर्क भारत का अपना एआई शासन मॉडल है और इसमें हर एक वर्ड का अपना एक मतलब है, जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि एआई जो है वो नॉन एथिकल नहीं होना चाहिए। वो जितने भी हमारे समाज में नैतिक सिद्धांत हैं, जो मानवीय मूल्य है, उसके आधार पर होना चाहिए। इसके लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र होना चाहिए, डेटा का स्थानीयकरण होना चाहिए, साथ ही साथ एआई सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और एआई के आधार पर जो भी बातें की जाएंगी वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो फ्रेमवर्क है ये हमारे देश में नवाचार और नियमन इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है। ये हमारे देश के युवाओं को इनोवेशन के लिए भी प्रेरित करता है और साथ ही साथ इस बात पे भी जोर देता है कि ये इनोवेशन ऐसे ना हो कि वो नॉन एथिकल हो जाए, अनैतिक हो जाए। तो उन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है और फिर जो एआई है, एआई को फिर मानव केंद्रित बनाए रखने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये हमने मानव फ्रेमवर्क के बारे में बात की, जो कि इस हालिया एआई समिट में भारत के द्वारा पेश किया गया था। अब एआई जो है वो पहली बार, अब एआई का जो ये समिट है ये पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी भी देश में हुआ है। तो इस संदर्भ में भारत की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल भारत ने एआई शासन में स्वयं को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में इस समिट में प्रस्तुत किया। भारत ने एआई के लोकतंत्रीकरण की बात की। भारत ने ये कहा कि जो भी विकासशील देश हैं, उनमें समावेशन के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए एआई का उपयोग किया जाए। तो इस एआई समिट में भारत ने पहली बार इसके एआई के नकारात्मक प्रभाव से हटके एआई के प्रभाव के बारे में बात की, सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात की कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ के विकासशील देश, ग्लोबल साउथ के कम विकसित देश इसका इस्तेमाल करके अपने यहाँ पे विकास को समावेशी बना सकते हैं, अपना सशक्तिकरण कर सकते हैं। इस समिट में भारत ने न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इंपैक्ट कमिटमेंट्स को भी जारी किया है। दरअसल इस कमिटमेंट्स के थ्रू जो दुनिया की बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, ओपन एआई हो, मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन्होंने एक स्वैच्छिक ढांचा अपनाया है। इन्होंने ये कहा कि ये एआई सिस्टम का वास्तविक परिस्थितियों में मूल्यांकन करेंगे, साथ ही साथ एआई के माध्यम से बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक क्षमताओं को मजबूत करेंगे, रोजगार, कौशल और आर्थिक परिवर्तन पर एआई का क्या प्रभाव है इस बात का अच्छे से विश्लेषण करेंगे और अगली बैठक तक जो डेटा आधारित एक सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे कि एआई ने इन सारे क्षेत्रों में किस तरीके से काम किया है। तो दरअसल इस समिट में भारत ने साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने की बात की है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब इस समिट में आप देखें तो बहुभाषी एआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भी भारत ने बात की। दरअसल प्रधानमंत्री का जो भाषण था इस समिट में, वो 7 भारतीय भाषाओं में एआई आधारित अनुवाद के माध्यम से प्रसारित हुआ। इसमें आपको भाषणी पहल के बारे में बात की गई। आप देखें भाषणी पहल के बारे में इससे पहले जो मैंने वॉइस स्टैक वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में ये बताया है कि भाषणी पहल क्या थी। आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाषणी पहल क्या है, वॉइस एरा क्या है और कैसे वॉइस एरा भाषणी के जो काम है, भाषणी के काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्नत कर देगा, है ना? तो फिर इस जो बहुभाषी इस भाषण में प्रधानमंत्री ने भाषणी पहल के बारे में बात की, जो कि एक अनुवाद मंच है। इसमें 22 भारतीय भाषाओं का अनुवाद संभव होता है। तो इसके अलावा इसमें भारत की जो भाषाई विविधता है, उसको ध्यान में रखते हुए एआई के लोकतंत्रीकरण की बात भी प्रधानमंत्री ने की और प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी प्रभुत्व वाले एआई इकोसिस्टम से आगे बढ़ने की बात की और स्थानीय भाषाओं में भी एआई सिस्टम का विकास हो, इस बात पे जोर दिया है। तो इस तरीके से ये जो समिट है, इस समिट में हम जो भी बातें प्रधानमंत्री के द्वारा की गई वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति का हिस्सा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे देश में विकास के एक बहुत मजबूत पहिए के तौर पर इस्तेमाल करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। अब ये जो दोस्तों एआई है, एआई का आप देखें तो कई सारे मिसयूज भी होता है। इसमें आपको डीप फेक की समस्या देखने को मिलेगी। एआई में से कई बार फर्जी सामग्री बनाई जाती है और इन सब की वजह से होता यह है कि हमारा जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें एक अस्थिरता आती है, उसमें आप देखें तो समस्याएं पैदा होती है। तो इसके समाधान की भी बात इस समिट में की गई है, जैसे डिजिटल सामग्री पर एक ऑथेंटिसिटी का लेबल लगाया जाए।
जैसे खाद्य पोषण पे लेबल लगाया जाता है कि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित है, उसी तरीके से जो भी डिजिटल सामग्री होगी उस पर एक ऑथेंटिसिटी का लेबल लगाया जाए, वाटर मार्किंग की जाए और सोर्स वेरिफिकेशन मानकों को अच्छे से लागू किया जाए। कहने का मतलब कि अगर कोई एआई जनरेटेड कंटेंट को इंटरनेट पे पोस्ट करता है तो उस पे ये लिखा होना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है, इस एआई की वाटर मार्किंग लगी होनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो भ्रम में ना रहे, उस एआई जनरेटेड कंटेंट को वो सच ना मान ले। साथ ही साथ इस समिट में जिम्मेदार जनरेटिव एआई नियमन की भी बात भारत के द्वारा की गई। तो ये वैश्विक स्तर पर जनरेटिव एआई के नियमन और मिस इन्फॉर्मेशन की नियंत्रण से जो बहस है उससे जुड़ा हुआ ये हमारा जो डिसीजन था वो है। फिर उसके बाद आप देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, ये किसी भी देश के आर्थिक परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसी देश के लोगों के कौशल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे एआई जो है वो उच्च मूल्य और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है, एआई नवाचार को बढ़ावा देता है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है। लेकिन एआई के इन्हीं सारे कामों के चलते मतलब एआई के संदर्भ में एक चुनौती ये भी हमें देखने को मिलती है कि ये हमारे देश के लोगों के रोजगार को छीन सकता है। तो इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में स्किलिंग करनी पड़ेगी, रीस्किलिंग करनी पड़ेगी और अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। कहने का मतलब हमें अपने देश के अंदर कौशल का विकास करना पड़ेगा। फिर सेमीकंडक्टर निर्माण है, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग है, सुरक्षित डेटा सेंटर है, मजबूत आईटी आधारभूत संरचना है। इन सारे माध्यम से हम जो एआई है हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और एआई का जो इस्तेमाल है वो इस तरीके से कर सकते हैं जो नैतिक होगा। तो दोस्तों, अब हालिया जो एआई समिट हुआ है वो ऐसे समय में हुआ है जब पूरा विश्व एआई पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा में है। कुछ देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल अपने राष्ट्र के हित के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि भारत का स्टैंड ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ओपन हो और कोलैबोरेटिव मॉडल हो। फिर कुछ राष्ट्र एआई को अपने स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और तकनीकी प्रभुत्व प्राप्त करने के साधन के रूप में देखते हैं। वहीं भारत इसको एक शेयर्ड ग्लोबल गुड के रूप में देखता है, एक ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में देखता है। तो भारत का जो दृष्टि है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, बहुत ही ज़्यादा उदार है, क्योंकि दुनिया भर के देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी दूसरे देश के ऊपर तकनीकी प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इसको एक शेयर्ड ग्लोबल गुड या ग्लोबल कॉमन गुड के तौर पे देखता है। कई सारे देशों में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्यतः जो प्रॉपराइटरी सिस्टम्स है उसके रूप में विकसित देखने को मिलेगा, लेकिन भारत ने अपने यहाँ पे ओपन सोर्स इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और इसमें सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी को और नवाचार को प्रोत्साहित करने की बात कही है। जो वॉइस स्टैक है, वॉइस स्टैक जो आप देखेंगे, एआई वॉइस स्टैक जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि जो वॉइस एरा नाम का जो बनाया गया है मंच, अब वॉइस एरा भी आपको एक ओपन सोर्स देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। तो भारत प्रोपराइटरी सिस्टम वाले से यानी एकाधिकार के सिस्टम वाले से भारत एक ज्यादा आगे बढ़ के एक लिबरल और एक ओपन सोर्स वाले इनोवेशन पे जोर देता है। तो ये जो एआई समिट था, उस एआई समिट के माध्यम से भारत ने पूरे दुनिया भर में ये संदेश देने की कोशिश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक खतरा नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की सच्चाई है और हमें अपने भविष्य को दिशा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छे तरीके से और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एक तरफ इसका दुरुपयोग भी ना हो और दूसरी तरफ ये हमारे लिए लाभकारी भी साबित हो सके। तो दोस्तों, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो एआई दृष्टि है वो साझा विकास, नैतिक शासन और तकनीकी संप्रभुता पर आधारित है। इस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने भारत को एआई के एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है, स्थापित करने का प्रयास किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल तकनीकी प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि मानव कल्याण के साधन के रूप में देखता है। तो अगर सही नीति हम अपनाएं, अगर हमारी इन नीतियों में पारदर्शिता रहे, तो हम समावेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो भारत जो है वो 21वीं सदी की एआई क्रांति में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा सकता है। तो ये दोस्तों हमने इस एआई समिट के सारे प्रो एंड कॉन्स की बात करी कि ये समिट भारत के लिए कितना सफल रहा, इस एआई समिट में भारत के द्वारा क्या-क्या कमिटमेंट्स किए गए हैं, उन सब के बारे में मैंने आपसे बात की। आप इस पूरी चर्चा के आधार पे इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में विकसित करने की भारत की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में अपने शेयर जरूर करें। मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।